हेलो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास की। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आप देखिए। उसमें हमने वर्णन किया कि जो भारतीय इतिहास को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए दो साक्ष्य हमारे पास मौजूद होते हैं। एक साहित्यिक साक्ष्य जिसमें ऋग्वेद की हम चर्चा वगैरह किए थे, उसके बाद एक पुरातात्विक साक्ष्य होता है। तो आज हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की। आज हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों में हमें अभिलेख और सिक्के महत्वपूर्ण। अभिलेख और सिक्के, तो अभिलेख और सिक्कों की चर्चा हम करेंगे। तो देखिए, अभिलेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एपिग्राफी कहते हैं। तो अभिलेख के अध्ययन को पूछा जाए क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। जबकि सिक्के के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके अलावा बात करें तो सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है सबसे प्राचीन अभिलेख। अब प्राप्त हुआ है तो कुछ प्रमाण देगा जिसके आधार पर हम लोग जानेंगे। तो देखिए, कुछ नहीं, बस भारत की जो धार्मिक क्षेत्र थे वो बहुत ही विशाल हुआ करते थे। तो इसमें भी, इस प्राचीन इतिहास में भी जो हम सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त करते हैं बोगज कोई से, उसमें भी वैदिक देवताओं के नाम लिखे थे। यानी इसमें वैदिक देवताओं के नाम अंकित थे। देवताओं के नाम लिखे थे। वैदिक देवताओं के नाम जैसे हम लिखा देते हैं कुछ, जैसे मित्र, जैसे वरुण, जैसे इंद्र और नासत्य और आपको बता दें कि अभिलेख भारत में सबसे पहले, अगर कोई प्राचीन, यानी भारत का प्राचीन अभिलेख अगर बात करें, जब शब्द लिखा रहेगा भारत का तो तभी इसका जवाब देना। जब सबसे प्राचीन लिखा रहेगा तो मध्य एशिया का बोगज कोई नामक स्थान होता ना। तो भारत का प्राचीन अभिलेख जो था वो अशोक ने जारी किया था। और 300 ईसा पूर्व, कब? 300 ईसा पूर्व की घटना। और एक बात आप देखिए कि जो ये बोगज कोई से जो प्राप्त हुआ था ना, बोगज कोई नामक स्थान से जो अभिलेख मिला था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है। क्योंकि इसी से हमें वेद के जो वैदिक ग्रंथ थे या वेद थे, उनकी तिथियों की जानकारी हमें मिलती है। यानी वैदिक तिथियों की जानकारी मिलती है। तो बताइए, बोगज कोई से क्या जानकारी मिलती है? वैदिक तिथियों की। वैदिक देवताओं के नाम लिखे हुए थे और सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अभिलेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी हम चर्चा करेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं, जो लिखवाने जा रहे हैं अब आप देखिए उनको। यहाँ से बाहर तो नहीं जाएगा क्योंकि हम संपूर्ण लिखवा देंगे और वो भी महत्वपूर्ण। चलिए, अभिलेख की हम बात करें अगर,
तो अभिलेख में अगर पहला नाम लें तो हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो जब बात आती है हाथी गुम्फा अभिलेख की तो इसे जारी करने वाले थे हाथी गुम्फा अभिलेख, इसे खारवेल शासक ने जारी किया, शासक ने जारी किया। भाई इसको कौन जारी किया था, कौन बनवाया था? तो खारवेल शासक ने इसे जारी किया था। अगर दूसरा हम बात करें तो बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर स्टार हम लगा दे रहे हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। देखिए इसी अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, गुजरात में है भैया गिरनार अभिलेख। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख को जारी करने वाले शासक का नाम, देखिए जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन, कौन? रुद्रदामन ने जारी किया था। इसी रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा की है। किसकी चर्चा? सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील की चर्चा का मतलब सुदर्शन झील का रिपेयर करवाया था, उसका वर्णन उसमें किया गया है। तो बहुत बार पूछा गया सुदर्शन झील की चर्चा किस अभिलेख में मिलती है? तो सुदर्शन झील की चर्चा जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख जो गुजरात में है उसमें मिलता है। उसको जारी करने वाले शासक का नाम देखिए, उसको जारी करने वाले शासक का नाम रुद्रदामन। ठीक, आगे इसी में तीसरा लिखते हैं। चलिए तीसरा देखिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख लिखते हैं, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। देखिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख को जारी किए थे समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने प्रयाग स्तंभ अभिलेख जारी किए थे। देखिए 3 अभिलेख यहाँ पर लिखवाए, आगे और लिखवाते हैं, नीचे लिख देंगे तो भाई दिखेगा नहीं। देखिए चौथे नंबर का अभिलेख, हम इसको नासिक स्तंभ अभिलेख, चलिए नासिक स्तंभ अभिलेख। नासिक स्तंभ अभिलेख को जारी किया था गौतमी बलश्री ने, गौतमी बलश्री ने। 5वें नंबर पर बात करते हैं एहोल प्रशस्ति अभिलेख। एहोल प्रशस्ति अभिलेख को पुलकेशियन सेकंड ने जारी किया था। पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय ने जारी किया था एहोल प्रशस्ति अभिलेख। चलिए छठा अभिलेख, 6-7 अभिलेख लिखवा देंगे आपका इसमें काम हो जाएगा। तो एहोल प्रशस्ति अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय ने जारी किया था। इसके अलावा अगर बात करें हम भीतरी स्तंभ अभिलेख, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख को जारी करने वाले शासक का नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ अभिलेख जारी किया था। एक और लिखा देते हैं 7वां,
सातवां, देखिए भीतरी स्तंभ अभिलेख आपका हो गया, एहोल हो गया, नासिक वाला हो गया, इसके अलावा हाथी गुम्फा हो गया, और इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख हो गया, और एक अभिलेख है भाई आपका, एक अभिलेख और आपका छूट रहा, एक अभिलेख और, मंदसौर, हाँ मंदसौर अभिलेख। चलिए मंदसौर अभिलेख, देखिए मंदसौर अभिलेख को यशोधर्मन, कौन, यशोधर्मन ने जारी किया था। कौन जारी किए थे? मंदसौर अभिलेख को यशोधर्मन ने जारी किया था। तो ये देखिए पूरा अभिलेख का हमने चर्चा किया, पूरा अभिलेख का हमने चर्चा किया। इसमें आप इसको याद कर लीजिए, हम छटनी करके पूरा एकदम लिखवा दिए हैं। सिक्के पर आते हैं। इसके पहले देखिए एक और बात हम कर लेते हैं। अभिलेख के अध्ययन को ना एपिग्राफी कहते हैं। तो बताइए अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, याद रखना। चलिए अब सिक्के पर आते हैं। तो बताइए पुरातात्विक साक्ष्य में कितने अभिलेख और सिक्के? 2। कितने अभिलेख और सिक्के? 2। कितने? 2 अभिलेख और सिक्के। तो अभिलेख में अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। उसी तरह देखिए अब सिक्के का हम देखते हैं। सिक्के, ठीक है, सिक्के के अध्ययन को सबसे पहले तो यही हम बात कर लें, न्यूमेज्मेटिक्स कहते हैं। तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं। ठीक, देखिए जो प्राचीन सिक्के हैं उसका नाम आहत सिक्का है। वास्तव में प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के क्यों कहा जाता है? देखिए आहत का मतलब होता है आहत करना, प्रहार करना। यानी ये वे सिक्के थे जिन पर ठप्पा लगाकर जारी किया जाता था और उस ठप्पे पर चित्र भी बना हुआ करते थे। देखिए हम लोग जो भी मोहर लगवाते हैं, जैसे स्कूल का मोहर लगवाते हैं और कहीं भी जाते हैं कंपनियों का लगवाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ उनका लोगो बना रहता है, वो चित्र बना रहता है। उसी प्रकार जो प्राचीन सिक्के हमें प्राप्त हुए उन्हें उसमें आहत करके वो बनाए जाते थे, यानी ठप्पा लगाकर बनाया जाता था और उस ठप्पों में चित्र हुआ करते थे। यानी इसमें चित्र हुआ करते थे। अब चित्र हुआ करते थे, चित्र किनका था? तो सामान्यतया देखिए चित्र जो देखा गया सबसे ज़्यादा उसमें हाथी बना हुआ था, पेड़ बना हुआ था, फिर उसके बाद हाथी पेड़ हो गया, फिर अर्धचंद्र बना हुआ था, सांड बना हुआ था। तो हाथी, पेड़, अर्धचंद्र, सांड, मछली, इनके चित्र बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। यानी उन मोहर में जो चित्र बना हुआ था हाथी, पेड़, अर्धचंद्र, सांड और मछली का बना हुआ था। और इसके आगे अगर बात करें हम तो देखिए जो यहाँ पर सिक्के मिले थे सबसे ज़्यादा देखिए उन सिक्कों का जो अध्ययन हमें करने को मिला वो पश्चिमी भाग यानी भारत के पश्चिमी भाग में ये हमें साक्ष्य मिला सबसे प्राचीन। और उसमें ये भी मिला कि इन सिक्कों को यवन शासकों ने जारी किया था। यानी भारत के पश्चिमी भाग में यवन शासकों ने सिक्कों को जारी किया था। कहाँ गया भाई? हाँ, भारत के पश्चिमी भाग में प्राचीन सिक्के
यवन शासकों ने जारी किए थे। किन शासकों ने जारी किए थे? यवन शासकों ने जारी किए थे प्राचीन सिक्के। चलिए, हमने तो बात कर लिया प्राचीन सिक्कों की, पुरातात्विक साक्ष्यों की। तो पुरातात्विक साक्ष्य इस तरह नहीं खत्म होता है, अब होगा इतिहास का बम विस्फोट, यानी इतिहास अब इसी जगह से पूरा छितराना चालू होगा और हम एक एक को बटोर बटोर कर पढ़ेंगे। देखिए, अब लेखन प्रणाली आती है, तो लेखन प्रणाली के आधार पर अब इतिहास का जो विस्तार है अब शुरू हुआ, अब जाकर इतिहास शुरू होगा। वास्तव में इतिहास आज के लेक्चर में आप पढ़ रहे हैं, देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल ये सब चीज़ें होती हैं, एक के बाद एक क्रमबद्ध अगर आप पढ़ते जाएंगे, एक फिल्म स्टोरी की तरह ही बनता जाएगा, जो आपके दिमाग को एकदम सराउंड पूरा करके आप पूरे फिल्म को दिखाएगा, अगर आप अध्ययन करते हैं तो। लेकिन बीच बीच में अगर आप कहीं से पता चला कि पढ़ रहे हैं वैदिक, तो पता चला कहीं पढ़ रहे हैं मौर्य काल, तो कहीं गुप्त का वंश, तो कहीं पढ़ रहे हैं आप मंदिरों के बारे में, तो इस तरह नहीं हो पाता है। इतिहास आपको पढ़ना है तो आप क्रमवार लेक्चर को देखिए, क्रमवार पढ़ते जाइए, चाहे किसी का भी लेक्चर हो, लेकिन क्रमवार अगर पढ़ेंगे तो इतिहास जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, लेखन प्रणाली के आधार पर, प्रणाली के आधार पर लेखन प्रणाली के आधार पर भैया इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, पहला लिखते हैं प्रागैतिहासिक काल, है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा लिखते हैं आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। अब फिर उसके बाद लिखते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए, 3 काल हैं, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि जो शुरुआत है हम इसी जगह से ज़्यादातर इतिहासों का अध्ययन करते हैं, यहाँ से हम सभी इतिहासों के जानने का प्रयास करते हैं। इसके पहले जो भी इतिहास रहा होगा, जो भी ईरा कीरा रहा होगा, उसमें क्या है कि जीव बना, फिर जीव समुद्री जीव से बना पृथ्वी पर रहने वाला बड़ा जीव, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उसके बाद बंदर, फिर उसके बाद, तो मानव का वो इतिहास आपको वहाँ से कंपटीशन में नहीं आता, आप वहाँ से अध्ययन मत कीजिए, आपको यहीं से जो आएगा वो आएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं उसके मुख्य टॉपिक को, प्रागैतिहासिक काल। देखिए, समझाने का प्रयास करते हैं प्रागैतिहासिक काल को। पूरा दिख रहा है कि नहीं आपको? पूरा दिख रहा, चलिए पूरा समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसको जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो केवल इनसे मिले जो साक्ष्य, जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के हिसाब से जानते हैं कि वस्तु इतनी साल पुरानी रही होगी। यानी प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पढ़ कर नहीं जानते, यानी पढ़ने की प्रक्रिया से इसको नहीं जानते। तो लिखेंगे पढ़ने की प्रक्रिया के आधार पर इसको नहीं जाना जाता, प्राचीन वस्तुओं के आधार पर जाना जाता है, प्राचीन वस्तुओं के आधार पर जाना जाता है। अब ये बात होगी, प्राचीन वस्तुओं के आधार पर जाना जाता है, ठीक है, पढ़कर क्यों नहीं जाना जाता? तो पढ़कर इसलिए नहीं जाना जाता कि वहाँ पर जितनी जो भी वस्तुएं मिली उस समय की, जो अनुमान लगाया जाता है, उसमें अगर हम वस्तुओं को जान रहे, इसका मतलब वहाँ तब पढ़ाई वाली प्रक्रिया नहीं रही होगी, अर्थात लिपि का विकास नहीं था।
देखिए इसको लाल कलर से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, लिपि का विकास नहीं था। यानी जिस इतिहास का हम अध्ययन करते हैं पुरानी वस्तुओं के साक्ष्य के आधार पर, उस समय लिपि का विकास नहीं था, वैसे इतिहास को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जरा बताइए, जब मानव आदि मानव की श्रेणी से थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहा होगा मनुष्य के श्रेणी में, तो क्या वो पढ़ना जानता था? तो कहेंगे नहीं, वो पढ़ना नहीं जानता था। लेकिन इतना है कि पहिया वहिया बनाया था, जानवरों को भून कर खाता था, यानी पत्थर के औजार बनाया करता था। इस सब के आधार पर देखा गया था, तो वो सब पढ़ना लिखना तो नहीं जानते थे। तो उनके बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो हम उसे इतिहास में नहीं, प्रागैतिहासिक काल वाले इतिहास में हम उसको देखेंगे, ऐतिहासिक काल में नहीं देखेंगे। क्योंकि वैसे लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लिपि का विकास नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में उसको शामिल किया जाता है जिसकी लिपियां तो मिली हैं, लिपियां मिली हैं, परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी अभी तक पढ़ नहीं पाए उसको। देखे तो हैं कि लोग पढ़ना लिखना उस समय के जानते थे, लेकिन वो क्या लिखे थे ये चीज़ आज के ज़माने के लोग नहीं जानते, इसलिए उसको हटाकर आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। जैसे हम किसी जो काम लायक वस्तुएं नहीं होती हैं उसको हम लोग धीरे से सरका कर कूड़ेदान में या ऐसी जगह कर देते हैं जहां हमें जब ज़रूरत होगी तब निकालेंगे। तो कोई पूछेगा कि भैया ये वस्तु को किनारे क्यों किए हुए हो, तो कहा जाएगा अरे वो काम लायक उतना नहीं है, इसलिए उसको वहाँ पर। उसी तरह जो इतिहास इसको बांटा गया कि भाई जब ऐसी बातें होंगी जिसको अभी हम लोग पढ़ ही नहीं पाए तो इसको हटाओ, इसको किनारे करो। तो किनारे करने आदि ऐतिहासिक काल एक श्रेणी बनाई गई, एक फोल्डर बनाया गया, उसी में डाल दिया गया कि भैया लिपियाँ तो इसकी हैं लेकिन अभी लोग नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए इसको किनारे करो आदि ऐतिहासिक काल में। इसमें बात करेंगे, इसमें हम लोग अपने युग की बात करते हैं, इसलिए इसकी लिपियां भी होंगी, यानी इस इतिहास की लिपियां भी हैं और लिपियां भी हैं और पढ़ भी सकते हैं, पढ़ भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। लिपियां भी हैं और पढ़ भी लेते हैं, उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो लेखन प्रणाली के आधार पर आपने देखा। अब हम एक एक का पहले ही बता दिए कि अब इतिहास का विस्तार चालू हुआ, इतिहास का फैलना शुरू हुआ। अब प्रागैतिहासिक काल का एक एक खंड इसका हम अध्ययन करवाएंगे। पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर इसको। तो हेडिंग लगाते हैं प्रागैतिहासिक काल। लगाओ भैया हेडिंग प्रागैतिहासिक काल। हासिक काल। देखिए ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको कहते हैं मानव विकास का आधार। मानव विकास का आधार शुरू हुआ, उस विकास के आधार पर एक बैग कोई काम तो होता नहीं है। हम लोग सोचें कि तुरंत हर एक टेक्नोलॉजी पहले में पता हो जाए, तो ना। पहले जैसे मान लीजिए कंप्यूटर नहीं रहा होगा जब 1970 का ज़माना, उसके पहले था लेकिन भारत में नहीं जब आया था, तो धीरे धीरे ये बातें हुई कि ये आएगा, ये चीज़ें विदेशों में हैं, तो धीरे धीरे मनुष्य डेवलप किया। ये थोड़ी है कि पहले में 1930 में लिया कर कंप्यूटर रख दिया। भाई धीरे धीरे जन्म होगा, जैसे जैसे बुद्धि का विकास करेगा। उसी तरह मानव विकास का आधार यानी मानव का विकास होता गया। किस काल में क्या क्या उसने विकास किया, क्या क्या डेवलप किया, उस डेवलप के आधार पर
प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में बांटा गया। किस काल में बांटा गया? पहला है पूरा पाषाण काल, इसकी तिथियों के बारे में नहीं किसी को पता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि लगभग 24 या 25 लाख वर्ष पूर्व ये पूरा पाषाण काल की स्थितियां थी। अब पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का ये मतलब कि 3 ठो भाग है भैया, ये बीचवा वाला हम बता रहे हैं। या तो द्वितीयक पाषाण काल आप कह सकते हैं, द्वितीय पाषाण काल। एक पूरा हो गया, पूरा का मतलब प्राचीन, पूरा का मतलब होता है पुराना, यानी पुराना पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी जो भी मानव का विकास हुआ है वो पत्थरों के आधार से शुरू हुआ है, तो मध्य पाषाण काल। और एक हो जाएगा नव पाषाण काल। नव का मतलब एकदम नया, आधुनिक, यानी आधुनिक पाषाण काल आया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोग कम बुद्धि के रहे होंगे, बैल बुद्धि के रहे होंगे। उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ, तो मध्य पाषाण काल में उनकी धीरे धीरे गिनती हुई। जब और भी डेवलप किए तो नव पाषाण काल में आए। उस तरह धीरे धीरे स्थितियां बनी और मनुष्य अपना विकास ब्रेन के आधार पर अपना विकास करता गया और टेक्नोलॉजी में आगे हो गया। भाई टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया, मनुष्य हो गया पूर्णतः तरीके से, हम कह सकते हैं। अब देखिए पूरा पाषाण काल की स्थिति अगर बताएं तो जिस समय ये सब चीज़ों के बारे में जाना गया तो उससे आरंभ से उसको कह सकते हैं 10,000 ईसा पूर्व की घटना। आरंभ से 10,000 वर्ष पूर्व, कितने हजार वर्ष पूर्व की घटना है? 10,000 वर्ष। मैं अब से नहीं बता रहा हूँ, अब से अगर देखा जाए तो ऐसा अनुमान लगाया जाता 24-25 लाख वर्ष पूर्व। लेकिन जब ये स्थितियाँ बनी, मनुष्य को जब ये सब चीज़ें के बारे में हुआ कि नहीं इसको खोजा जाए, कुछ काल थे, उस आरंभ से 10,000 वर्ष पूर्व पाषाण काल की गिनती होती है या तिथियाँ उसको बताई गई। लेकिन मध्य पाषाण काल की एकदम साफ साफ है भैया। मध्य पाषाण काल की 10,000 वर्ष पूर्व से 7,000 वर्ष पूर्व। नव पाषाण काल की अगर बात हम करें तो 7,000 वर्ष पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के इस काल को हम लोग जानते हैं, या इतने सालों तक ही काल रहा। फिर उसके बाद परिवर्तन हुआ होगा, फिर उसके बाद ये सब पाषाण वषाण शब्द खत्म हुए होंगे धीरे धीरे, और मनुष्य धातुओं को जाना होगा तो उस आधार पर पत्थर वाले शब्द को हटा दिया होगा। फिर धातुओं को जाना होगा, जैसे कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कांसे से बना हुआ या कांसे का प्रयोग करने वाला युग, कांस्य युगीन सभ्यता। चलिए पूरा पाषाण काल की अब बात करते हैं। पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। चलिए पूरा पाषाण काल, बता दिया आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व। देखिए जो पूरा पाषाण काल है इसमें 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भैया पूछा जाता ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 घटनाएं जिनका जिक्र करेंगे। पहला है होमो सैपियंस मानव का उदय। होमो सैपियंस मानव का उदय। पूछा जाएगा होमो सैपियंस मानव कब आए या उनका उदय कब हुआ, तो कहेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ। होमो सैपियंस मानव का मतलब ज्ञानी मानव, यानी मानव जानना शुरू किया। अच्छा ये तो पहला हुआ। दूसरी बात लिखे आग का आविष्कार। क्या? आग का आविष्कार।
आग का आविष्कार। पूरा पाषाण काल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, होमोसेपियंस मानव का उदय, आग का आविष्कार। इसके अलावा एक हम और लिखवाते हैं आपको। ये सब चीज़ें तो मिली ही मिली, लेकिन भारत में इसका सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है। तो सबसे ना इसका साक्ष्य भीमबेटका, याद रखना नाम, भीमबेटका रायसेन, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश से इसका साक्ष्य भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसमें अनेक चित्रित गुफाएं हैं। इस साक्ष्य में क्या हमको मिला? अनेक चित्रित गुफाएं हैं, जो गुफाएं बहुत ही पुरानी थी, जिन पर चित्रकारी की गई थी। अनुमान लगाया जाता है कि वे रही होंगी पूरा पाषाणिक काल, क्योंकि उस पर कुछ अक्षर तो लिखा नहीं था। तो हम अभी बताए हैं कि लिपियों का विकास नहीं हुआ था। प्रमाणों के आधार पर वस्तुओं को देखकर हम लोग बताते हैं, वैसे इतिहास को हम लोग पूरा पाषाण काल में रख देते हैं। चलिए, पूरा पाषाण काल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, देखिए, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व की घटना। इसमें कई घटनाएं देखने को मिली। भाई, मानव का विकास हुआ, अब नए नई चीज़ों का खोज करेगा, तो मानव हथियार बनाना शुरू किया, यानी हथियार बनाना शुरू किया। अब हथियार बनाना शुरू किया, धातु का तो वहाँ पर कोई मौजूदगी नहीं थी। तो जानवर जो मर जाते थे, उनकी हड्डियों और उनकी सींग से नुकीले नुकीले एकदम चुखार वाला बनाते थे हथियार, यानी जानवरों के हड्डियों से और सींग से नुकीले औजार बनाते थे। औजार बनाते थे। देखिए, छोटे छोटे वो भी औजार बनाते थे। कैसे औजार बनाते थे? छोटे छोटे औजार बनाते थे। औजार बनाते थे। इसीलिए इस युग को माइक्रोलिथिक युग कहा जाता है। माइक्रोलिथिक युग कहा जाता है। तो किस वजह से माइक्रोलिथिक? देखिए, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, माइक्रोलिथिक युग यानी छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे। वो किसके बनाए जाते थे? हड्डियों और सींग के बनाए जाते थे। अच्छा, जब हड्डियों और सींग के बनाए जाते थे तो इसका मतलब जानवर रहे होंगे, और ये भी संभव था कि वे सब जानवर पालते थे, यानी पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो लिखेंगे जानवर ऐसे लिखते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? पशुपालन के साक्ष्य मिले थे वहां पर। अब ये चीजें कहाँ कहाँ मिली थी? एक है आदमगढ़।
आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़, आदमगढ़ जो एमपी में पड़ता है। और एक मिला है साक्ष्य राजस्थान, कहाँ, राजस्थान, जगह है बागौर, बागौर से प्राप्त हुआ है। ये जो पशुपालन का साक्ष्य है वो मिला है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से मिला है। ठीक, इसके आगे अब देखिए मानव का विकास हुआ, मध्य पाषाण काल आपको समझ में आया। इतनी ही चीज़ें आपको याद करनी होती है, आप उससे भागते हैं। बहुत ही आसान है याद करना। हम उन्हीं चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं जो अब तक एग्जाम में आए हैं और आने की संभावना हमेशा बनी रहती है इतिहास में। देखिए अगला है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल की तिथि का अगर हम बात करें तो 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सबसे पहले इसमें ही बात होगी कि वे धीरे धीरे जब पशुपालन हुआ तो पशुपालन के लिए चारा वगैरह चाहिए, तो उनका विकास यानी बुद्धि किया होगा कि इस एरिया में घास उगाई जाए। घास के बाद नई नई प्रजातियां जैसे बरसीम वगैरह हुई होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे खाने पीने की चीज़ें वस्तुएं हुई होंगी, तो उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया, यानी उनकी बुद्धि खेती पर चली गई। तो यहाँ कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? कृषि का विकास हुआ। अच्छा, कृषि का विकास हुआ तो अनाज तो पैदा किए होंगे। तो सबसे प्राचीन जो अनाज मिला है, सबसे प्राचीन अनाज यानी जो मनुष्य सबसे पहले बोना शुरू किया था, तो सबसे प्राचीन अनाज वो है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सबसे प्राचीन अनाज कौन है? गेहूं और जौ। सबसे पहले मनुष्य जब अपनी बुद्धि का विकास किया, जब कृषि का प्रारंभ किया, तो गेहूं और जौ को ही बोना प्रारंभ किया। इसका साक्ष्य मिला होगा तभी तो लोग कहते होंगे। बिना साक्ष्य के आधार पर बातें नहीं होती। इसका साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। इसका साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ? बलूचिस्तान। कहाँ पड़ता है भैया? बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है गेहूं और जौ। अच्छा, ये बातें तो तुरंत लिख दी गई इतिहास में कि भैया ये चीज़ आपको पढ़ना है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, जिसको पहले सबसे पहले मनुष्य का जब मतलब विकास हुआ, ब्रेन का, कृषि का विकास हुआ, उस समय सबसे पहले कृषि में गेहूं और जौ बोया गया था। ठीक, लेकिन जब भारत में खुदाई हुई, भारत में जब इसकी खोज हुई, तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले थे। इसका मतलब चावल भी हमारा पुराना साथी है, चावल भी हमारा पुराना अनाज है जो उस समय बोया जाता था। बस फर्क ये हुआ कि सबसे पहले ये चीज़ें मिल गई, इसे तुरंत लिख दिया गया। वो चीज़ें बाद में मिली लेकिन इसी काल की हैं। अभी तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये पहले बोया जाता था कि वो साथ में ही बोया जाता रहा होगा, बस स्थान स्थान का फर्क था। यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा से, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। देखिए आपको देखने में ही लग जा रहा होगा कि ये चीज़ें तुरंत एकदम हूबहू, हो सकता है कि ये चीज़ें एकदम यहाँ से कॉपी हो, आपके जो पेपर होंगे उसी में पेस्ट हो जाए एकदम हूबहू।
ये चीज़ें क्वेश्चन के रूप में आएंगे। जवाब ए होगा, जवाब ए होगा, जवाब ए होगा आपका। ठीक, आगे और भी बात करते हैं इसमें, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, हम नीचे लिख देंगे तो दिखाई नहीं देगा। अब क्या हुआ कि इस काल में ही, हम कहें ना कि आधुनिक पाषाण काल इसको कह सकते हैं, तो इस काल में ही मनुष्य अस्थायी रूप से बसना शुरू किया। ये भी साक्ष्य के आधार पर था, लेकिन इसी काल में मनुष्य अस्थायी बसना शुरू हुआ। यानी इसी काल में मनुष्य अस्थायी बसना शुरू किया, अस्थायी बसना शुरू किया। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? प्रमाण के आधार पर बोला जाएगा। इसका साक्ष्य कश्मीर के बुर्ज होम के गर्तावास से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है। तो इस काल में मनुष्य अस्थायी रूप से बसना यानी अपना मकान उकान बनाना शुरू किए थे, उसमें बसना यानी मकानों में बसना शुरू किए थे। पहले लोग जंगलों में रहा करते थे, पत्थरों के बीच रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, लेकिन अब अपना खुद का घर बनाकर रहना शुरू किया। बुद्धि का विकास हुआ नवपाषाण काल में। इसका साक्ष्य हमें कश्मीर के बुर्ज होम के गर्तावास से प्राप्त होता है। अब क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर देखा गया कि सबसे प्रिय उनका जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, यानी पालतू वफादार पशु, जो आज भी है वफादार पशु कुत्ता था। अब इसलिए कि जब वहाँ पर खुदाई की गई, जब देखा गया तो वहाँ मालिक के शव के साथ, यानी मालिक के हड्डियों के ढांचे के साथ जानवरों के कुत्ता के हड्डी के साक्ष्य वहाँ पर मिला था। ऐसा नहीं है कि एक ही शव मिला होगा, उसके बगल में कुत्ता, ऐसे कई साक्ष्य मिले वहाँ पर। तभी तर्क लगाया गया मनुष्य का पालतू जो पशु था वफादार, वो कुत्ता था। इतना वफादार था कि वो मनुष्य जब मर जाता था तो उसके साथ उसको भी दफन कर दिया जाता था। खुद वो जीता रहे या न जीता रहे, बेचारे को मार कर दफन कर दिया जाता था। यानी मनुष्य के साथ, मनुष्य के शव के साथ कुत्ते का भी शव प्राप्त हुआ। मनुष्य के शव के साथ कुत्ते का भी शव प्राप्त हुआ। अच्छा, ये जो अस्थाई बसने की जो प्रक्रिया है, ये पटना यानी बिहार में, पटना जो उसका राजधानी, तो बिहार के पटना में चिरांद नामक स्थान से भी प्राप्त हुआ है उनके अस्थाई बसने का। अच्छा, चलिए ठीक है, हुआ। पहिए का जो आविष्कार है, यानी गाड़ी भी लोग बनाना शुरू किए, बैलगाड़ी वगैरह बनाना सब शुरू किए होंगे, क्योंकि पहिए के साक्ष्य मिले थे। तो हम कह सकते हैं पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। इसके साथ साथ जैसे ही इसका अंत हुआ, यानी नवपाषाण काल अपने चरम उत्कर्ष, अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा, उसी समय नया एक पाषाण काल इसमें जन्म लिया, ताम्रपाषाणिक काल। यानी इस युग का अंत होते होते, इस युग का अंत होते होते ताम्रपाषाणिक काल का उदय हुआ। ताम्रपाषाणिक काल का उदय हुआ।
अब देखिए ताम्र पाषाणी काल इसी जगह बता देते हैं। ताम्र पाषाणी काल जो था, तांबे का प्रयोग किया गया था। तांबे का औजार बनाना शुरू हुआ। तांबे का औजार बनाना शुरू हुआ, इसलिए इसको ताम्र पाषाणी काल कहा जाता है और इसी को कैल्कोलिथिक कहा जाता है। ताम्र पाषाणी काल को अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक कहा जाता है, कैल्कोलिथिक एज। आपको इसलिए कैल्कोलिथिक याद करवा दे रहे हैं, कभी कभार ताम्र पाषाणी काल नहीं देता है, कैल्कोलिथिक एज दे देगा तो आप कहेंगे अरे भैया हम तो ताम्र पाषाणी काल पढ़े, ये कहाँ से नया काल तब तक जन्म ले लिया कैल्कोलिथिक। तो कैल्कोलिथिक एज इसलिए एग्जामिनर जानता है कि कोई अगर ये पढ़ा है तो इसमें फेल होगा और कोई ये पढ़ा है तो इसमें फेल होगा, इसलिए आप दोनों को जानिए, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने दोनों को लिखवा दिया। अब देखिए इसी काल के अंत होते होते ताम्र पाषाणी काल का तो जन्म हुआ, इसी ताम्र पाषाणी काल में धीरे धीरे महाताम्र पाषाणी काल, उसी में उदय होगा हड़प्पा सभ्यता। और जो भी इतिहास का आप किताब लेकर आएंगे या जहाँ पर सीखने के लिए आप बैठे होते हैं वो हड़प्पा काल से ही शुरू लोग करवाते हैं, तो हड़प्पा काल से अब हम शुरू करवाएंगे। तो अगले लेक्चर में अब चलेगा हड़प्पा युग। कौन सा युग? हड़प्पा युग हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन जानकारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे हड़प्पा सभ्यता युग के बारे में।